माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि सारे गांव वाले जल्द ही ये गांव छोड़कर जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम भी उनके साथ वहां शहर ही चले जाएं। देखो बहू, चाहे गांव वाले यहाँ पर रहें या ना रहें, मेरी तो इस घर से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं, तो मैं तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली। माँ जी, यादें तो हमारी भी इस घर से बहुत सी जुड़ी हुई हैं, लेकिन भलाई इसमें ही है कि हम भी सबके साथ ये गांव छोड़कर चले ही जाएं अब। देखो बहू, तुम्हारी भलाई तो इसमें ही है कि तुम अपने शोहर के साथ इसी घर में रहो, ये ना हो कि मैं तुम्हें भी तुम्हारे मायके ही भेज दूं उनके साथ। राधा को तो अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कभी भी उसका साथ नहीं देगा, तो ऐसे ही वो यहाँ से चली जाती है। और अपनी पत्नी को इतना परेशान देखकर वो कहता है, राधा तुम मुझे बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो, इस अवस्था में तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं किस विषय में लेकर चिंतित हूँ, लेकिन आप तो कभी मेरा साथ देते ही नहीं हैं, तो ये ढोंग बिल्कुल भी मत करें अब आप। देखो राधा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सही समय देखकर माँ से ज़रूर बात करूँगा, अब तुम भी इस विषय में चिंता करना छोड़ दो। कृष्णा, जब तुमने मुझसे विवाह किया था तो ये वचन दिया था कि हर अवस्था में तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन अब तुम सब कुछ ही भूल गए हो। देखो राधा, मुझे सब कुछ ही याद है, लेकिन मैं अपनी माँ की भी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो तो वो भी मेरी माँ है। आपसे बात करके तो मेरा समय ही सिर्फ व्यर्थ होगा, इससे अच्छा है कि मैं आपसे अब कुछ भी ना कहूँ और चुपचाप ही यहाँ से चली जाऊँ। राधा को तो कृष्णा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चली जाती है। मैं तो धर्म संकट में ही पड़ गया हूँ, अगर पत्नी की साइड लूंगा तो माँ बिल्कुल ही नाराज हो जाएंगी, आखिर मैं भी अब क्या ही करूँ। राधा तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी और तभी वहां पर उसकी नंद भी आ जाती है, जो बहुत दूर शहर में रहा करती है। भाभी, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ कि अब मेरे भी भाई के जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं और मैं भी एक ग्रैंड पार्टी देने वाली हूँ। रिया, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, मैं तो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हूँ कि आखिर उसके फ्यूचर का आखिर क्या ही होगा। भाभी, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं? आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कभी भी मैंने आपको कठिन परिस्थिति में भी इतना परेशान नहीं देखा। रिया, मैंने सब कुछ सहन किया है, लेकिन अब सासू माँ को भी मेरी बात माननी ही होगी। मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर चाहिए और वो सिर्फ शहर में है। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो, मैं माँ से अभी जाकर बात करती हूँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब आपको मेरे पास शहर आ जाना चाहिए। रिया, क्या सच में तुम मेरे लिए माँ जी से बात करोगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी बात तो माँ जी जरूर मानेगी, आखिर तुम उनकी बेटी हो। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अब तो आप अपना सामान पैक कर लें, मैं अब आपको अपने साथ ही शहर लेकर जाऊंगी और वो भी माँ के साथ। टिया भी अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ कहती है ऐसे, रिया मेरी प्यारी बेटी, अगर आने से पहले तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं अपने हाथों से अपनी प्यारी बेटी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती। वो माँ, मैं आपको फ़ोन कर कर बताने ही वाली थी, लेकिन अचानक ही मेरा फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, इस वजह से मैं आपको बताना भूल गई। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार अपना फ़ोन चार्ज रखना। अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ज़रूर बना कर दूंगी। माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना भाभी को अपने साथ ही ले जाऊं, इस तरह डॉक्टर से उनका मंथली चेकअप भी हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा। देखो रिया, तुम्हारी भाभी को तो मैं कहीं पर भी जाने नहीं दे सकती, क्योंकि एक बार वो अगर शहर चली गई तो फिर गांव में कभी भी नहीं आएगी। रिया को तो समझ आ जाती है कि उसकी भाभी आखिर किस वजह से चिंतित थी, क्योंकि उसकी माँ तो गांव को छोड़कर कहीं पर भी जाना नहीं चाहती थी। और फिर वो वहां से चली जाती है और जाकर कहती है, भाभी मुझे क्षमा कर दें, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ आपको शहर भेज दें, लेकिन वो तो किसी भी सूरत ही नहीं होने देंगी।
रिया, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुमने पूरी कोशिश की होगी। अब चलो रहने दो इस बात को। ऐसे ही कुछ समय भी बीतता है और आखिर राधा की डिलीवरी का भी वक्त करीब आ जाता है। माँ जी, मुझसे अब ये दर्द और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप जल्दी से दाई माँ को बुला लाएं, वरना मैं तो इस दर्द से मर ही जाऊंगी। राधा बेटी, मुझे मालूम है कि तुम्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम्हें हौसला रखना ही होगा। मैं अभी जाती हूँ। माँ जी, मुझसे अब ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप जल्दी से जाएं और दाई माँ को अपने साथ लेके आएं, वरना मैं तो मर ही जाऊंगी। राधा की बातें सुनकर सविता भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जल्दी से दाई माँ को बुलाने के लिए वहां से जाती है। अरे सविता, तुम तो मुझे बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हो। मुझे बताओ कि आखिर कौन सा विषय है जिसे लेकर तुम इतना ज्यादा चिंतित हो रही हो। उर्मिला, मेरी बहू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मैं तो बस दाई माँ को ही बुलाने जा रही थी कि वो जल्दी से मेरे साथ घर चलें। अरे सुनीता, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि दाई माँ तो ये गांव छोड़कर जा चुकी हैं और मैं भी बस ये गांव छोड़कर शहर ही जा रही हूँ। ये सब कुछ सुनकर सविता के तो पैरों से जमीन ही खिसक जाती है और वहीं दूसरी तरफ रिया भी घर आती है और उसे देखकर राधा तो रोने लगती है और कहती है। राधा को तो बहुत दर्द हो रहा था। रिया, माँ तो दाई माँ को कब से बुलाने के लिए गई हुई है और अब मुझसे भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप ऐसी बातें आखिर क्यों कर रही हैं? अभी आपकी नंद जिंदा है, वो ना आपको और ना ही आपके बच्चे को कुछ भी होने देगी यहाँ पर। रिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ भी नहीं होने दोगी, लेकिन अब तुम भी क्या ही कर सकती हो। अस्पताल तो बहुत ज्यादा ही दूर है यहाँ से। भाभी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। वो तो अच्छा ही हुआ जो मैं अपनी कार पर ही आज आ गई हूँ, तो आपको भी अस्पताल लेकर चली जाऊंगी। रिया अपनी भाभी को अपनी कार पर हॉस्पिटल पर लेकर जाती है और अपनी माँ को भी बताती है। आपको जरा सा भी एहसास है कि आपके थोड़ी सी नादानी की वजह से अब पेशेंट को कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। बस दुआ करें आप। डॉक्टर तो ये सब कुछ कहकर वहां से जल्दी से चला जाता है। माँ, आप ही भाभी की इस हालत की जिम्मेदार हैं। आपकी हट की वजह से आज भाभी की और उनके बच्चे की दोनों की ही जान खतरे में पड़ गई है। बेटा, तुम्हारा मुझ पर क्रोधित होना बनता है, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से बहू की जान कभी भी खतरे में पड़ जाए। माँ, आप अच्छे से जानती थी कि बाढ़ के खतरे की वजह से सब गांव वाले ही गांव छोड़ रहे हैं, लेकिन आपने फिर भी अपनी जिद का त्याग नहीं किया। देखो रिया, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अब मैं कभी भी कोई भी जिद नहीं करूँगी और बहू के साथ अब इसी शहर में रहना शुरू करूँगी। तभी वहां पर कृष्णा भी आ जाता है और कहता है ऐसे आकर। माँ, अब राधा की तबीयत कैसी है? मुझे मालूम हुआ कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुकी थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। भैया, अब तो आपको भाभी की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तब आप कहाँ थे जब भाभी को इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था? आप तो आराम से कहीं गए थे। देखो रिया, अब हम दोनों को अपनी गलती का आभास हो गया है, तो अच्छा यही होगा कि अब हम सब मिलकर राधा की अच्छे के लिए प्रार्थना करें। कुछ ही समय बाद वहां पर डॉक्टर भी आता है और कहता है, ईश्वर ने आप सबकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी बहू बिल्कुल ठीक है और आपको एक चांद सा पोता हुआ है। आप मिल सकती हैं उनसे। डॉक्टर जी, ईश्वर की प्रार्थना के साथ साथ आपने भी बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। रिया तो अपनी भाभी को अपने साथ लेकर घर चली जाती हैं और कुछ समय बाद कृष्णा कहता है, राधा, मुझे तुम्हारी पहले ही बात सुन लेनी चाहिए थी। अगर मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो तुम्हें इतनी तकलीफ से कभी भी गुजरना नहीं पड़ता। बहू, मुझे अपनी हट का त्याग पहले ही कर देना चाहिए था। अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो तुम्हें इतना सब कुछ सहना ना पड़ता मेरी वजह से।
राधा उन सबको उनके किए पर क्षमा कर देती है और अपने बेटे के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करती है और हंसी खुशी रहती है उनके साथ।